Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be dealing with the right of private defense. तो जो प्राइवेट डिफेंस का अपना राइट रहता है वो हमारा BNS में जनरल एक्सेप्शंस के अंडर आता है. जनरल एक्सेप्शंस मतलब अगर अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जीक्यूट करके आपने कोई ऑफेंस कर भी दिया, किसी को हार्म पहुंचा दिए, किसी की डेथ कॉज कर दी, तो भी इट इज़ एन एक्सेप्शन अंडर BNS. ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड विद द सेक्शंस. सबसे पहले हमारा सेक्शन 34 बोल रहा है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस. Nothing is an offence which is done in the exercise of the right of private defense. ठीक है, तो this is normal introductory statement है, simply which states, but it's very essential because it states कि nothing in the sense कि कोई भी act आपका offense consider नहीं किया जाएगा अगर you are doing it in the exercise of your right of private defense. ठीक है, अब exercise of the right of private defense का जो ambit है, जो उसकी limitations हैं, वो हम further sections में पढ़ेंगे. ठीक है, कि आपका exercise आपका जो right है वो कहाँ तक लिमिटेड है या कहाँ तक आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो. सेक्शन 35 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी. एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन इन सेक्शन 37 टू डिफेंड. अब सेक्शन 37 में जो रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं उसके सब्जेक्शन के अंडर, सब्जेक्शन इन द सेंस उनके अंडर, उसके बाद, ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट एवरी पर्सन हैज़ अ राइट. What right of what? First is his to protect his own body, to defend and protect his own body of any other person against any offense affecting the human body. अब आप सिर्फ खुद की बॉडी नहीं, ठीक है, अगर आपको कोई अटैक कर रहा है तो आप सिर्फ खुद की बॉडी के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सरसाइज कर सकते. यू कैन ऑल्सो एक्सरसाइज इट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ समवन एल्स बॉडी. ठीक है, इफ दैट एक्ट इज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट है, आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किस चीज़ के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो. नेक्स्ट इज फॉर प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, ऑफ हिमसेल्फ ऑफ एनी अदर पर्सन, चाहे आपकी हो चाहे किसी और की हो, अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज़ एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, और विच इज़ एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास. आप अपनी या किसी और की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए किस ऑफेंस के अगेंस्ट, थेफ्ट के अगेंस्ट, रॉबरी, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास के अगेंस्ट, या किसी भी अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास के अगेंस्ट डिफेंस कर सकते हैं. यू हैव दैट राइट टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी ईदर और एनी अदर्स प्रॉपर्टी. ठीक है, किसी और की प्रॉपर्टी आप डिफेंड कर सकते हो. देन वी हैव 36. सेक्शन 36 सेज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा. देखो, अनसाउंड माइंड वो लोग होते हैं जिनकी मेंटल कंडीशन, मेंटल स्टेट नॉर्मल पर्सन के बराबर नहीं होता है. ठीक है, दे आर मेंटली, आई वुड से मेंटली डिसेबल्ड पीपल, उनको अनसाउंड माइंड बोला जाता है लीगल लैंग्वेज में. ठीक है, तो अगर कोई भी एक्ट जो है वो अनसाउंड माइंड पर्सन कर रहा है तो हाउ योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अराइजेज देयर. लेट्स सी, व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस इज नॉट दैट ऑफेंस बाय रीजन ऑफ यूथ, want of maturity of understanding, unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act, or by the reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense. ठीक है, अब देखो वो क्या बोल रहा है कि कोई भी पर्सन जो कि एक शायद अनसाउंड माइंड का हो, फॉर एग्जांपल इन अ केस अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है या इंटॉक्सिकेटेड है. ठीक है, वांट ऑफ मेच्योरिटी मतलब कि वांट ऑफ मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, या तो वो अनसाउंड माइंड का है या तो वो इंटॉक्सिकेटेड है. वांट ऑफ मेच्योरिटी मतलब कि उसमें समझ नहीं है कि वो क्या एक्ट कर रहा है, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. तो वांट ऑफ मेच्योरिटी मतलब आप समझ लो कि वो माइनर है. ठीक है, 18 से नीचे, 18 ईयर्स ऑफ एज से वो बिलो है. ठीक है, ही इज़ बिलो 18 ईयर्स ऑफ द एज. अगर कोई भी पर्सन कोई एक्ट कर रहा है तो उनके अगेंस्ट भी आपके पास सेम राइट होता है प्राइवेट डिफेंस का. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज अगर कोई पर्सन जो है वो माइनर है, कोई अनसाउंड माइंड का, इंटॉक्सिकेटेड है, वो आप पे अगर कभी अटैक कर रहा है तो भी आपके पास डिफेंस का जो है प्राइवेट डिफेंस का राइट होता है. ठीक है, वो प्राइवेट डिफेंस का राइट उतना ही होता है जितना कि आप अगर कोई आपको नॉर्मल पर्सन अटैक करेगा उस टाइम पे है. ठीक है, तो राइट इज सेम. जस्ट बिकॉज कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन या कोई इंटॉक्सिकेटेड या कोई माइनर आप पे अटैक कर रहा है, इससे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अफेक्ट नहीं हो रहा है अंडर सेक्शन 36. ठीक है, इवन एक और यहाँ पे है कि इवन योर अंडर मिसकंसेप्शन, ठीक है, ऑन पार्ट ऑफ दैट पर्सन, तब भी यू हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. भले आप मिसकंसेप्शन के अंडर अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, फिर भी यू हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. अब मिसकंसेप्शन का जो पार्ट है ना, दिस द प्रोविजन है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट अंडर
illustration which is B में जो illustration दिया हुआ है, it's a very good for understanding how under misconception you can still exercise the right of your private defense. How A enters by night a house which he is legally entitled to enter. ठीक है. Z in good faith taking A for a housebreaker attacks A. Here Z by attacking A under this misconception commits no offense, but A has the same right of private defense against Z which he would have if Z were not acting under the misconception. ठीक है. तो अगर A एक पर्सन है जो कि एक घर में घुस रहा है, जो कि लॉफुली घुस रहा है, वो अटैक या किसी उसमें नहीं, खुद ही के घर में घुस रहा है वो, क्योंकि वो लीगली एंटाइटल्ड है उसमें, ठीक है, एंट्री करने के लिए. तो जेड जो कि दूसरा पर्सन है वो मिसकंसेप्शन में आके, ठीक है, बाय मिस्टेक ही अटैक्स ए. ठीक है. तो क्यों अटैक कर रहा है वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है बाय अटैकिंग. इवन दो ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, ए लीगली घुस रहा है अपने ही घर में, लीगली एंट्री कर रहा है. ठीक है. फिर भी जो जेड ने जो उस पर प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट अटैक किया है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो अटैक किया है, इट विल नॉट कम आउट एज अनलॉफुल. ठीक है. वो बिल्कुल लॉफुल है, वो कर सकता है भले ही वो मिसकंसेप्शन के अंडर एक्ट कर रहा हो. ठीक है. The Z person can lawfully exercise his right of private defense under section 36 even if he is acting under misconception on the part of that person. ठीक है. तो ये सब चीज़ें ना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इफेक्ट नहीं करने वाली. क्या क्या? अनसाउंड माइंड. ठीक है. Then we have want of maturity, मतलब below 18 years of age. Then we have intoxication of the person doing the act, and third is when you are acting under misconception. It will not affect your right of private defense. You can still exercise it. ठीक है. Then we have section 37, acts against which there is no private defense. अब कौन कौन से ऐसे acts हैं जिसके against आप private defense अपना exercise नहीं कर सकते. ठीक है. There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law. ठीक है. कोई भी पब्लिक सर्वेंट जब अपना काम कर रहा है अंडर गुड फेथ, ठीक है, जब भी पब्लिक सर्वेंट अपना कोई काम कर रहा हो अंडर गुड फेथ, अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस मीन्स एज हिज ड्यूटी. ठीक है. भले वो जो एक्ट है वो लॉ द्वारा जस्टिफाइड नहीं है, बट ही इज़ डूइंग एन एक्ट, यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर प्राइवेट डिफेंस अंडर दैट एक्ट. ठीक है. अगर कोई पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जांपल आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहा है बिकॉज उसको ऑर्डर मिला हुआ है अरेस्ट का, अरेस्ट वारंट इशू हुआ है आपके अगेंस्ट, और आप उस पर अटैक कर रहे हो बिकॉज वो आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहा है विद गन एंड विद अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है. तो आपको आप उस पर अटैक कर दे रहे हो. तो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट विल बी you can exercise under right of private defense. ठीक है. because वो public servant है, दूसरा he is acting under duty. ठीक है. he is acting under authority. तो if that is done when you unless you have a apprehension of death or grievous hurt, तब तक आप उस पर अटैक नहीं कर सकते हो. अगर वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे कि आपको डेथ या ग्रीवियस हर्ट का जो है you get apprehended or you get basically kind of you notice that this could have been the result of the attack. ठीक है. तब तक यू कैन नॉट अटैक ऑन पब्लिक सर्वेंट. नेक्स्ट भी सेम है. नेक्स्ट है कि व्हेन अ पर्सन इज डायरेक्टेड बाय पब्लिक सर्वेंट, और उस पर्सन के अगेंस्ट भी आप कोई अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सरसाइज कर सकते हो जब पब्लिक सर्वेंट किसी पर्सन को ऑथराइज करता है कोई काम करने के लिए. जैसे वो खुद नहीं कर रहा है बट वो किसी और को बोल रहा है कि हमारा ये काम है और तुम ये जाके करो, तो आप उस पर्सन के अगेंस्ट जिसको पब्लिक सर्वेंट ने ये अथॉरिटी डेलीगेट किया है, ये काम डेलीगेट किया है, आप उस पर्सन के अगेंस्ट भी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते. व्हेन दैट पर्सन इज एक्टिंग अंडर गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, ऑल्दो द डायरेक्शन मे नॉट बी स्ट्रिक्ट जस्टिफिएबल बाय लॉ. ठीक है. यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट. सी इज इन केसेज इन विच देयर इज नो टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज. ठीक है. आप उन केसेस में, उन सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे आपके पास टाइम और रिसोर्सेज हैं कोई भी पब्लिक अथॉरिटी को जाके इन्फॉर्म करने की, उनसे प्रोटेक्शन मांगने की, और आप उसके अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस का अपना जो राइट है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते. मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप पुलिस स्टेशन के पास हो, अगर आप राइट, आपके पास पूरा रिसोर्स है कि आप पुलिस को फटाक से जाके पुलिस स्टेशन में घुस जाओ और उनकी प्रोटेक्शन ले लो जब आप पे अटैक हुआ है. ठीक है. फिर भी आप उस बंदे को मारे जा रहे हो अपना प्राइवेट डिफेंस के अंडर, है ना, तो वो अलाउड नहीं है. ठीक है. जब आपके पास पूरा टाइम है कि आप जो है
रिसोर्सेज से, जो आपके रिसोर्सेज हैं या फिर जो आपके अथॉरिटीज़ हैं, आप उनसे मदद मांग लो, आप उनसे प्रोटेक्शन मांग लो, तब भी आप आप प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे हो, आप सामने वाले बंदे को अटैक किए जा रहे हो, ठीक है, तो वो इट्स नॉट अलाउड इन प्राइवेट डिफेंस। तो सी वही है, ठीक है। देन वी आर सबसेक्शन 2, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स टू इन्फ्लिक्टिंग मोर harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense. Simply, जितना अटैक हुआ है उसी के प्रोपोर्शन में आप अपना डिफेंस दोगे, एज सिंपल एज दैट। अगर कोई पर्सन आपको जो है उसके पास कोई वेपन नहीं है, वो पर्सन लीथली वेपनाइज नहीं है, ठीक है, और आप उस पर चाकू से, गन से, लात घुसों से, हॉकी स्टिक से उसको मारे जा रहे हो, ठीक है, आपको सिर्फ एप्रीहेंशन ऑफ हार्म हुआ है, ठीक है, वो वेपनाइज नहीं है। अगर कोई पर्सन वेपनाइज नहीं है तो वो ज़्यादा ज़्यादा आपको हार्म उतना नहीं कर सकता ना, तो आप भी उस अदर पर्सन को उतना हार्म नहीं कर सकते। जो बेसिकली आपका डिफेंस है ना, वो हार्म के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। दैट व्हाट सबसेक्शन 2 स्टेट्स। आप उससे ज़्यादा अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्रॉस दिस लाइन, इट इज़ अ लिमिट। अगर कोई पर्सन आपको थोड़ा सा हार्म करने का ट्राई कर रहा है, सो यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ इन दैट प्रोपोर्शन ओनली, ठीक है। आपको सामने वाले को जान से नहीं मार देना है अगर आपको उतना एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर नहीं फील हो रहा है तो, ठीक है, दैट इज नॉट अलाउड। देन वी हैव एक्सप्लेनेशन 1, अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट एज सच अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट पर्सन डूइंग द एक्ट इज अ पब्लिक सर्वेंट। अब हमने सबसेक्शन 1 में अभी ए और बी में यही पढ़ा है कि पब्लिक सर्वेंट जो है उसके अगेंस्ट आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है 1 और 2 में, दोनों में, कि अगर आपको ये बात नहीं पता है कि वो जो सामने वाला पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट है और आपने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर दिया उसके अगेंस्ट, ठीक है, आपने उसको कुट दिया पकड़ के, आपने उसको बहुत ज़्यादा ग्रीवियसली हर्ट कर दिया पब्लिक सर्वेंट को, तो अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। अनलेस, आप तब तक कि वो नहीं कर सकते अनलेस you know or you have a reason to believe that a person doing the act is a public servant, ठीक है। if you do not have that reason to believe, you do not have that knowledge, तब कुछ नहीं हो सकता और आपने प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर दिया है, देन you are not deprived of the right of private defense, ठीक है। बेसिकली बोल रहा है कि पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर आपको पता नहीं है कि सामने वाला पब्लिक सर्वेंट है तो यू आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यू कैन एक्सरसाइज ए प्राइवेट डिफेंस सिंपली, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट और आप उस पर अटैक कर रहे हो तो उसमें कोई आपका देयर इज नो फॉल्ट, और आपका जो है एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग इट विल नॉट बी in excess or it will be justified basically. Then section explanation 2 भी वही है, it is simply that बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। जब कोई बंदा पब्लिक सर्वेंट के डेलीगेटेड अथॉरिटी के अंडर काम कर रहा है और आप उसके अगेंस्ट अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको नहीं पता कि वो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, आपको ये नहीं पता, यू डोंट हैव दैट रीजन टू बिलीव और यू डज नॉट प्रिज्यूम दैट ही इज अ पब्लिक सर्वेंट सिंपली, तो यू आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला बंदा कौन है, ठीक है। देन वी हैव सेक्शन 38, when right of private defense of body extends to causing death. Now that is serious. The right of private defense of the body extends under the restrictions specified in section 37 to the voluntary causing of death or any other harm to the silent if the offense which occasions the exercise of the right to be any of the description had enumerated. Basically descriptions दिए हुए हैं, condition दी हुई है कि कब आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हो under right of private defense, but subject to the restrictions given in section 37. 37 में क्या दिया है, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं एक्सरसाइज कर सकते हो, तो उसके अलावा आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हो, कब, अंडर प्राइवेट डिफेंस, कब, इन केसेस में। अब क्या केसेस हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज सच एन असॉल्ट मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ विल अदरवाइज विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच असॉल्ट। बेसिकली कोई भी ऐसा असॉल्ट, कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस जहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर मेरे साथ ये असॉल्ट हुआ तो आई विल बी डेड, ठीक है, ऐसे ही कोई सिचुएशन जिसमें आपको आपकी डेथ बहुत ज़्यादा प्रोबेबल लग रही हो, ठीक है, उस केसेस में जब आपको सामने वाला ऐसा लग रहा हो कि वो अटैक नहीं कर रहा है आपको सीधा मारने आ रहा है, ठीक है, मतलब जान से मारने आ रहा है, दिस इज नॉट एन अटैक, दैट्स एन अटेम्प्ट टू मर्डर। तो अगर ऐसा कोई सीन है तो यू कैन डेफिनेटली कॉज द अदर पर्सन's डेथ। B is such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault, ठीक है। तो पहले में तो अगर आपको लग रहा है कि you have apprehended that the person is going to cause your death, ठीक है। सेकंड है अगर आपको लग रहा है कि that the attacker will cause you grievous hurt, ठीक है। दूसरा है grievous hurt, अगर attacker जो है आपको grievous hurt पहुंचा सकता है तो you can cause that person's death। थर्ड इज an assault with the intention of committing rape, ठीक है, यू कैन कॉज डेथ। रेप इज एन एक्सेप्शन अंडर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यू कैन डेफिनेटली कॉज समवंस डेथ।
anyone's death. Okay, an assault with the intention of gratifying unnatural lust. Then we have an assault with the intention of kidnapping or abducting. कोई आपको abduct करके लेके जा रहा है, कोई आपको kidnap करके लेके जा रहा है, आप उस बंदे की death cause कर सकते हो. It is an exception under right of private defense. ठीक है. An assault with intention of wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he'll unable to have recourse to public authorities for his release. Simply आप किसी को इतना ज़्यादा confine कर दे रहे हो उस एक person को, ठीक है, आपने एक person को with an intention to assault कन्फाइन कर दिया. कन्फाइन मतलब कि एक जगह पे रख दिया आपने उसको, और आप उसको कहीं उस जगह से, जैसे कि आप किसी बिल्डिंग या अपार्टमेंट में उसको लॉक कर दियो, या किसी रूम में उस पर्सन को लॉक कर दियो इतने टाइम तक कि उसको ये लग रहा है कि अब मैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी, मतलब कोई पुलिस या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो मेरी मदद कर सके, उनके पास नहीं जा सकता, तो यू कैन कॉज द अदर पर्सनस डेथ. जब आप किसी को इतना कंटेन करके रख दियो, भले आपने उसको कोई रूम में छुपा दिया हो, कहीं बेसमेंट में छुपा दिया, और आप उसको बहुत दिनों तक आपने रखा हुआ है, बहुत दिन भी नहीं हुए हैं, बट उस पर्सन को लग रहा है कि अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, तब जब भी आपको चांस मिले तो सामने वाले की डेथ कॉज कर दो. ठीक है, भागने के लिए जो भी कर सकते हो करो. G is an act of throwing or administering acid, attempt to throw or administer acid which may reasonably cause apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act. Simply एसिड, ठीक है, एसिड थ्रो, या फिर इवन एन अटेम्प्ट टू एसिड थ्रो. अगर कोई भी अटेम्प्ट भी करता है, यू नो, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एसिड, यू कैन सिंपली कॉज द अदर पर्सन्स डेथ. ठीक है. सेक्शन 39, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉज एनी अदर हार्म अदर देन डेथ इफ द ऑफेंस बी not of any of the descriptions specified in section 38, right of private defense of body does not extend to the voluntary causing of death to the silent, but does extend under the restrictions specified in section 37 to the voluntary causing to the silent of any harm other than death. Simply section 39 ये बोल रहा है कि अगर आपका अटैक इन पॉइंट्स के अंडर जो सेक्शन 38 में दिए हुए हैं इसके अंडर नहीं आता है, इफ़ यू आर नॉट अटैक्ड इन दिस वे, ठीक है, तो यू कैन स्टिल एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बट आपके पास किसी की डेथ कॉज करने का राइट नहीं है. डेथ के अलावा आप कोई भी हार्म कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है डेथ के अलावा अगर आपको कोई अटैक कर रहा है तो यू कैन वॉलंटरी कॉज एनी हार्म टू द असाइलेंट अदर देन दी डेथ, बट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस गिवन इन सेक्शन 37. मतलब पब्लिक सर्वेंट को आप कोई हार्म नहीं दे सकते अंडर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. सेक्शन 37 में क्या दिया है? Public servant is an exception to right of private defense, right? Act of public servant is also an exception. So under the restrictions of section 37, you can cause any harm other than death if the attacker is not attacking you in this ways. ठीक है. Then we have section 40, commencement and continuance of right of private defense of body. Right of private defense of body commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offence through the offence which may have not been committed. It continues as long as such apprehension of danger to the body continues. Simply right of private defense arise कब होता है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? ठीक है, वो तब से स्टार्ट हो जाता है जब आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन मतलब जब आपको अंदाज़ा हो जाता है, जब आपको यू गेट एन आइडिया कि अब मेरे पे अटैक हो सकता है. ठीक है, मेरी बॉडी पे या मेरे प्रॉपर्टी पे अब कभी भी अटैक हो सकता है, या यू गेट अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ एन अटेम्प्ट या थ्रेट जब आपको मिले, ठीक है, और द डेंजर टू योर बॉडी, तब जो है बेसिकली आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब से चालू हो जाता है. ठीक है, भले वो ऑफेंस अभी तक हुआ नहीं है, बट इवन इफ़ यू आर गेटिंग अ थ्रेट ऑफ दैट ऑफेंस, ठीक है, आपको सर्कमस्टांसेस से, आपको सिचुएशन से अगर ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पे अटैक हो सकता है, या फिर अब अटेम्प्ट हो सकता है टू अटैक, ठीक है, या तो फिर कमीशन ऑफ ऑफेंस हो सकता है कोई भी, तो यू कैन एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और वहाँ से आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो चालू हो जाता है. वो कंटिन्यू कब तक रहता है? इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज. सिंपल है बहुत, जब तक क्या ये डेंजर एग्जिस्ट करेगा, जब तक कि वो अटैकर आपके आसपास है, जब तक कि वो अटैकर के पास वेपन है, जब तक कि आपको ये लग रहा है कि यू कैन बी अटैक्ड इन दिस सिचुएशन, तब तक कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू हो सकता है. ठीक है, सिंपल. Section 40 is done. That's it. Other sections I'll be covering it in the next part. Thank you for watching the video.